जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे वन लाइनर एनसीईआरटी का। और याद रखिएगा कि आपके पास रोज़ क्लास हो रहा है और रोज़ क्लास में डेली क्लास में आपको अभी ईवीएस की तैयारी कराई जा रही है। किस लिए? सीटेट 2026 के लिए। किस लिए? सीटेट 2026 के लिए। तो आज ईवीएस का इस वीडियो में जो है ये छठा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू। तो एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू करेंगे। तो देखते हैं आज के क्लास में क्या क्या है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर में। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्कूल जाना। ठीक, स्कूल जाना। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है कहाँ? असम में। बांस और रस्सी का उपयोग, पुल का उपयोग बच्चे स्कूल जाने में कहाँ करते हैं? असम में। ट्रॉली का प्रयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए कहाँ करते हैं? लद्दाख में। सीमेंट का पुल यानी कि सीमेंट के पुल से चढ़ करके बच्चे कहाँ जाते हैं? असम में। देखिए, असम में, या फिर अगर मान लिया बांस के रस्सी के पुल का इस्तेमाल बोल रहा है तो इस तरह से रहेगा, सीढ़ी नुमा बांस, और इधर रस्सी लगा रहेगा, इसी पर चढ़ करके जो है असम में बच्चे जो है जाते हैं आपको स्कूल। लद्दाख की अगर बात की जाए तो इस तरह से वायर होता है और ट्रॉली वायर होता है, इसमें ट्रॉली लटका रहता है और यहाँ से यहाँ बच्चे जो है ट्रॉली में घसक करके चले जाते हैं। सीमेंट का पुल सामान्यतः नॉर्मल जगह जो पुल होता है उसी को बोला जा रहा है, समतल जगह पर। वल्लभ, देखिए वल्लभ आप याद रखिएगा, वल्लभ जो है ये सीटेट में हमेशा से पूछे जाने वाला सवाल है। सीटेट में वल्लभ पूछा गया है 2018 के सीटेट में। तो वल्लभ से रिलेटेड आप याद रखिएगा, वल्लभ जो है केरल में एक छोटी सी नाव होती है जिसको जो है आपको त्योहार में नाव रेस भी होता है यहाँ केरल में। तो केरल में चलने वाली नाव को हम लोग वल्लभ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट। ऊँट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। ऊँट का इस्तेमाल राजस्थान में। राजस्थान में बच्चे ऊँट पर बैठ करके या ऊँट गाड़ी पर बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और वल्लभ हमेशा याद रखिएगा, बैलगाड़ी के इस्तेमाल करके मैदानी इलाकों में बच्चे एक जगह से दूसरे जगह यानी कि स्कूल जाते हैं। रास्ते पथरीले और असमान हैं, पहाड़ों में हैं। तो कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो रास्ते होते हैं वो पथरीले होते हैं और इस तरह से असमान रास्ते होते हैं, ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे पहाड़ी नुमा रास्ता से होकर के बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो कहाँ? उत्तराखंड में। ये सवाल आपसे एमसीक्यू में ज़रूर पूछेंगे, इसलिए इसको याद रखिएगा। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। देखिए, पक्षी जो होता है उनकी आंख सिर के दोनों तरफ होती है, इधर चोंच निकला रहता है। और एक बात और, आंख इनके रोमे से ढकी रहती है यानी कि आंख दिखती नहीं है। ठीक है। और एक बात और याद आ गया, जिनकी आंख दिखती नहीं है वो देता है अंडा, और जिनकी आंख दिखती है वो देते हैं डायरेक्ट बच्चे। जैसे कि गाय, गाय की आंख दिखती है तो वो बच्चे देते हैं। बकरी, बकरी की आंख दिखती है, बच्चे देते हैं। इंसान, नहीं, आंख के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, आंख भी दिखती है, कान भी दिखता है, तो सब जो है बच्चा देता है। ठीक है। जब पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर देख सकते हैं, है ना, यानी कि एक ही चीज़ में अगर यहाँ से पक्षी देख रहा है तो दो आंख से देख रहा है तो दो आंख से, एक आंख से इसको और एक आंख से इसको देख लेगा एक ही टाइम में। हमारे साथ या आपके साथ ऐसा नहीं होगा, खाली पक्षी के साथ होता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती है, आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ज़्यादातर पक्षी की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वह गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। इसलिए वो गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। आप ये बताइए कि झटके से, कमेंट कीजिएगा, झटके से अपना गर्दन कौन घुमाता है? झटके से गर्दन घुमाने वाला पक्षी का नाम बताइए। पक्षी जब दोनों आंखों को एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी एहसास पता चल जाता है। जब पक्षी दोनों आंख से एक चीज़ को देखेगा यानी कि एक ही चीज़ को देखेगा तो इनको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर यह वस्तु रखी हुई है, पक्षी को पता चल जाएगा। ठीक। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। यानी कि अगर आप देख रहे हैं 2 मीटर पे तो वो देख लेगा 8 मीटर तक। ठीक। तो चील, बाज और गिद्ध, याद रखिएगा, ये तीनों पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देखेगा। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है, पक्षी उसको 8 मीटर पर दिखाई देता है, देख सकता है। ठीक, यही वही हो गया 4 गुना ज़्यादा। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम लोग, उन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। यानी कि जो छेद होते हैं वो कान होते हैं। तो एक बात फिर से हमको याद आ गया, आपको बताते चलें कि जिन पक्षियों के कान दिखेंगे, या जिन पशुओं के, या जिन
जीवित जानवरों के कान दिखेंगे वो बच्चे देंगे, और जिनके कान नहीं दिखेंगे वो अंडे देंगे। जैसे कि मुर्गी, मुर्गी का कान नहीं दिखता है, पक्षी का कान नहीं दिखता है, तो पक्षी का कान नहीं दिखता है इसलिए वो अंडा देता है ना। पक्षी का कान नहीं दिखता है तो अंडा देता है। गाय, अगर अगर हम नाम ले लें गाय का, तो गाय का दोनों कान दिखता है इसलिए वो बच्चे देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, बता दी। छिपकली के भी छेद होते हैं पर हम लोग को दिखाई नहीं देता, जैसे कान होते हैं। ठीक है, छिपकली का भी छेद जैसा कान होता है। छिपकली का कैसा कान होता है? छेद जैसा, छेद जैसा कान होता है। ठीक, नेक्स्ट पेज में क्या है भाई? नेक्स्ट पेज में देखिए, ये आपको, ये जो है ये टिकट है। टिकट से रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको पढ़ना है। पहले आप टिकट देख लीजिए, अब टिकट से रिलेटेड कुछ कंटेंट पढ़ लीजिए, देख लीजिए। देखिए, आइए पहले टिकट से कंटेंट पढ़ा देते हैं। देखिए, ट्रेन के टिकट में पाए जाने वाला विवरण, ट्रेन नंबर रहेगा, यात्री की शुरुआत की तिथि रहेगी, यात्रा की शुरुआत की तिथि, बर्थ और कोच संख्या रहेगा, किराया लिखा रहेगा, दूरी कितनी जानी है ट्रेन से वो लिखा रहेगा। ये सारा आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये आएगा अभी सवाल में, पहली बात। दूसरी बात, पीएनआर रहेगा, है ना, पीएनआर नंबर रहेगा। ठीक, अब कुछ इससे सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, ट्रेन पर जो पीएनआर नंबर होता है वो क्या स्टैंड करता है? तो ट्रेन पर जो पीएनआर होता है वो होता है पर्सनल नंबर रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नंबर रिकॉर्ड नहीं, ये दोनों भी नहीं। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड भी नहीं, पर्सनल नेम रिकॉर्ड को ही पीएनआर नंबर बोलते हैं। आरक्षित रेल, यानी कि आपने रिजर्वेशन करवा लिया है, उस पर किस तरह की जानकारी रहेगी? बुकिंग की तारीख, समय और यात्रा शुरू करने की तिथि, कोच नंबर, यात्री का नाम, आयु और लिंग जो ऊपर हम बताए थे, नाम, बोर्डिंग, गंतव्य पर पहुंचने का तिथि और समय। तो आपको ये सब रहेगा, इसमें से सब रहेगा, तो इसमें से सब हो जाएगा। याद रहेगा बात। अब आइए कुछ कुछ हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं। ये तो हम बता दिए टिकट से रिलेटेड। अब आइए वन लाइनर में। मधुमक्खी के बारे में लिखा है कि श्रमिकों के रूप में नर मक्खियों की कोई भूमिका नहीं होती है। मादा मक्खी और रानी मधुमक्खी दोनों शहद इकट्ठा करती है और उन्हीं लोग को भूमिका रहती है। नर मधुमक्खियों की सिर्फ यही भूमिका है कि वो संख्या वृद्धि में काम करते हैं, बस। ट्रेन, एक यात्रा करके एक चैप्टर है केवीएस के बुक में, उसमें लिखा है कि गुजरात में गांधीधाम से ट्रेन शुरू हुई और यात्रा हुई। गुजरात, ये सीटेड में आने वाला सवाल देखिए, सीटेड में आने वाला सवाल है, ढोकला चटनी, ढोकला चटनी, नींबू चावल और मिठाई, ये सब कहाँ का खाना है? ये गुजरात का खाना है। ठीक, आने वाला सवाल, गुजरात में क्या क्या मिलता है? तो ये सारा मिलता है। ठीक, गुजरात का अरे सीटेड का वीवीआई क्वेश्चन, मडगांव कहाँ है? तो मडगांव गोवा में है। मडगांव कहाँ है? गोवा में है। मडगांव गोवा में, ये आएगा और आता है। गोवा से केरल तक की, गोवा से केरल तक की यात्रा करते समय आपको कितने पुल और कितने सुरंग मिले? तो आपको बताना है कि 2000 पुल मिले और 92 सुरंग मिले। ठीक, गोवा से केरल तक जाने में, गोवा से केरल तक जाने में 2000 पुल और 92 सुरंग मिले। वन लाइनर है। कोझिकोड जो है वो पुराना नाम है, अभी उसका नाम कर्नाटक है, कालीकट है। ठीक, तो आप लोग को मालूम होगा कि वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे आया था। तो आखिर कोझिकोड का नया नाम क्या है? तो कोझिकोड का नया नाम कालीकट है। याद रखिएगा, कोझिकोड का नया नाम क्या है? कालीकट है। कोझिकोड का नया नाम कालीकट है। और ये कोझिकोड दक्षिण भारत के में केरल के मालाबार तट पर है, केरल के मालाबार तट पर है। केरल आप मैप में देखिएगा तो आपको केरल जो है आपको मैप में सबसे लास्ट पायदान पर रहेगा, जिसका ज़्यादातर एरिया जो है आपको सी से जुड़ा हुआ है ना। आइए, गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, मगोक या गोकम, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मगोक से याद रखिएगा। ठीक, मगोक से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है ट्रेन। कब? जब गुजरात और केरल, गुजरात से केरल जाते हैं तब। गुजरात से जैसे ही आप केरल जाइएगा तो ट्रेन, मान लिया यहाँ से ट्रेन चल रही है, गुजरात से, यहाँ से चली गुजरात से, तो कहाँ कहाँ पहुँचना है? केरल पहुँचना है। ठीक, केरल। तो क्या क्या मिलेगा? महाराष्ट्र मिलेगा, गोवा मिलेगा और कर्नाटक मिलेगा। 3 राज्य ज़रूर मिलेंगे। ठीक, याद रखिएगा लैंग्वेज, क्योंकि सवाल हमेशा आता है कहाँ क्या बोली जाती है। तो भाषा, राज्य में बोलने वाली भाषा, मलयालम केरल में, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में, मराठी
महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली में, गुजराती गुजरात में क्योंकि इसका नाम ही गुजराती है, कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कन्नड़ बोला जाता है। ठीक, ये देख लीजिए आप ध्यान से, ये सारा भाषा याद रखिएगा, भाषा याद रखिएगा। चलिए चलिए जवाब दीजिए तो मराठी कहाँ बोला जाता है, कमेंट कीजिए तो। फेरी क्या? फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। केरल में प्रयोग किए जाने वाली एक प्रकार की नाव को क्या कहते हैं? फेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरी बोलते हैं। वल्लभ भी बोलते हैं। ठीक है, वल्लभ भी बोलते हैं। विवरण हो गया, ये हो गया। कनम मल्लेश्वरी के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि कनम मल्लेश्वरी के बारे में फाइव नहीं थर्ड वीडियो में, थर्ड वीडियो में आपका ईवीएस का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप कनम मल्लेश्वरी, वाहिदा प्रिज्म और इनके बारे में सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। जो एक एक वीडियो होगा चमकता सितारा, तो चमकता सितारा जो है, जो क्लास है जिसमें चमकता सितारा के बारे में बताए हैं, उसमें आपको कलम मल्लेश्वरी, वाहिदा प्रिज्म सब मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये चित्र देखिए और बताइए ये कहाँ का पेंटिंग है, और ये बहुत वर्ल्ड फेमस पेंटिंग अभी हो रहा है, बताइए जल्दी। देखिए ये ऐसी पेंटिंग है जिसमें जानवर का पेंटिंग होता है, फूलों का पेंटिंग होता है, इंसानों का कुछ पेंटिंग बनाया जाता है, और फूल और जानवर का पेंटिंग बनाया जाता है। ये पेंटिंग जो है बिहार का पेंटिंग है। बिहार में गंगा ऊपर यानी कि मिथिलांचल साइड में पड़ता है मधुबनी, तो मधुबनी का पेंटिंग है, और मधुबनी का मशहूर पेंटिंग है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मधुबनी पेंटिंग। और याद रखिएगा इसका जो पेंट बनता है वो चावल से बनता है, हल्दी से बनता है, फूल से बनता है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिक रहता है। ठीक है, अब चलिए इसमें पढ़ भी लेते हैं क्या क्या लिखा है। चित्र में जो डिजाइन है उसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। यह लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसको मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। देखिए हम स्पीड में और तेजी से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बने। ज़्यादातर आप यूट्यूबर को देखिएगा कि आपको सस्पेंस में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लास्ट तक बने रहो, और बार बीच बीच में जो है आपको इधर उधर करके और कोशिश करेंगे कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोले। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा। और अगर कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट्स करके कमेंट बताइए कि सर इस तरह से नहीं और इस तरह से आप लाइए, ताकि हमें और बात समझ में आए। देखो ये चावल के पाउडर से पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नीली हल्दी, फूलों, पत्तों और पेड़ों का उपयोग किया जाता है। चित्र में इंसान, जानवर, फूलों और पक्षियों की, मछलियों और की चित्र बनाई जाती है। देखिए याद रखिएगा बेलबनिका कर्नाटक में है। बेलबनिका कर्नाटक में। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड। अब बेलबनिका तो बता दिए, ठीक है। गिज्जू भाई बघेला गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चे के लिए कहानियाँ लिखी हैं। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। भारतीय रॉबिन का यही लक्षण है। ठीक, कोयल अपना अंडा जो है कौवे के घोंसले में देता है। ये हम कंटेंट पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे। अब प्लेलिस्ट बना हुआ है ईवीएस का, उसको आप देख लीजिए, बहुत सारा बात जो है क्लियर हो जाएगा। उसको पूरा ये जो केवीएस का बुक है उसका फोटो खींच करके पीडीएफ बना करके उसमें पढ़ाएं बताएं, तो वो आपको ज़्यादा काम करेगा। अब ये तो वन लाइनर है और ये वन लाइनर अभी चलेगा लगातार। एक भारतीय रोबिन, ये बता दी, पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं, ये तो पता ही है। लेकिन बताइए तो ये कोयल है अपना अंडा कहाँ देती है, बताइए। कोयल अपना अंडा कहाँ देती है? हाँ जी, एक चीज़ और, फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र बनाने के लिए फेमस है। ठीक, इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए फेमस है, यानी कि इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये बता ही दिए, गुजरात से केरल जाने में बता ही दिए। चलिए एक बात, एक एक थोड़ा सा आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अब लास्ट हो गया, तो इस वीडियो में लास्ट होते होते आप एमसीक्यू ज़रूर देख लीजिए। एमसीक्यू देख के ही वीडियो को स्किप कीजिएगा, ठीक है। और छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि एमसीक्यू में जो सवाल पूछ रहे हैं आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमको ये पता चले कि हमने जो पढ़ाया उसका आउटकम क्या निकला। ठीक है, कितने बच्चे जो है हमारे इस क्लास से आप सीटेट की तैयारी कर पा रहे हैं। और ये कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके ले जाइएगा। और छोटा सा थैंक्स उन सभी व्यूअर्स के लिए जो देख करके सब्सक्राइब जरूर करते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं, आप कमेंट में अपना नाम नहीं लिखते हैं। कमेंट में नाम लिख दिया कीजिए कि आई सब्सक्राइब, तब के ताकि आपका नाम अगले वीडियो में ले सकें। चलिए करते हैं पीवाईक्यू यानी कि एमसीक्यू। तो हाँ फ्रेंड्स, आज का एमसीक्यू का जो सवाल है उस एमसीक्यू सवाल में
पहला सवाल है, रास्ते पथरीले और असमान होते हैं, किस राज्य के बच्चे ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जिसमें रास्ते पथरीले होते हैं और ऊबड़-खाबड़ होते हैं? ऊबड़-खाबड़, असमान मतलब ऊबड़-खाबड़ होते हैं। उत्तराखंड, कश्मीर, केरल या लेह? ये कमेंट आप करोगे, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि कंटेंट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखिए, आपको केरल तो होगा नहीं, बाकी कश्मीर में भी पहाड़ है, लेह में भी पहाड़ है और उत्तराखंड में भी पहाड़ है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि हमने जो एनसीईआरटी से बताया है उसको सही लगाइए। वल्लभ कहाँ पाया जाता है? केरल में, असम में, लेह में, कश्मीर में? चलिए कमेंट कीजिए। मडगांव किस राज्य में है? मडगांव किस राज्य में? उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, झारखंड में? जल्दी बताइए। मडगांव, मडगांव कहाँ है? कोंकणी बोली जाती है गुजरात, केरल या बिहार या झारखंड में? कोंकणी, कोंकणी कहाँ की भाषा है? और मलयालम कहाँ बोली जाती है उसको भी कमेंट कीजिए। ये चारों में से बताइए। इत्र के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला? मिजोरम, उज्जैन, लखनऊ या हैदराबाद? इत्र के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? इत्र के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? और हाँ, चूड़ी, चूड़ी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चूड़ी के लिए, शीशे की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चूड़ी के लिए। और हाँ, पेंटिंग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पेंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जो कल ही 8 बजे या 8 बजे से बिफोर अपलोड हो जाएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट फिर वही है कि आपको, हम पूरा उम्मीद है हमको कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और उनके साथ शेयर कर दो जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2026 की। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखो कि मैंने सब्सक्राइब किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।